है समय नदी की धारा जिसमें सब बह जाया करते हैं, कुछ लोग ही ऐसे होते हैं इतिहास बनाया करते हैं। सो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ध्वनि क्लासेस। लास्ट लेक्चर में हमने द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, इंट्रोडक्शन जाना था। अब हम इस लेक्चर में द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप यानी यूरोप में नेशनलिज्म की बिगनिंग कैसे हुई उसको विस्तार से पढ़ेंगे। जैसा मैंने बताया कि कुछ लोग ही ऐसे होते हैं इतिहास बनाया करते हैं, उनमें से एक थे नेपोलियन बोनापार्टे। तो नेपोलियन बोनापार्टे बहुत ही फेमस राजनेता, पॉलिटिक्स हुए फ्रेंच रिवॉल्यूशन में, फ्रांस की क्रांति में। जब फर्स्ट टाइम फ्रेंच में रिवॉल्यूशन हुआ, लास्ट 9th क्लास में आपने पढ़ा है फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में। यू हैव ऑलरेडी read about the nationalism, French Revolution, and you know very well that on that time, during the late 18th century, society were divided into three category: clergy, nobility, and third category people. On that time, the third category peoples were not allowed to do any privileges, any rights. So they started to revolt against the Bourbon king Louis XVI. You know very well. So we will not discuss whole chapter 9th class here. Only we have to know about the beginning of the nationalism in Europe. तो आपकी जो 10th क्लास की नेशनलिज्म इन यूरोप का फर्स्ट पेज है बुक का, वो उसकी बिगनिंग होती है इस पेज से। I show you that this page is given here. You have seen here one image. This image is described about the very famous painter, कलाकार, जिन्होंने एक आइडियल नेशंस का इमेजिनेशन किया। What was the name of that person? In last lecture I told you that the name was Frederick Sorio. Frederick Sorio, in 1848, he visualized one thing about the ideal nations. According to that, उनके अनुसार क्या था कि all the European country would be merged in a future and make a continent. उन्होंने सारे जितने भी most of the important countries थी, फ्रेंच है, जर्मनी है, पोलैंड है, उन्होंने चाहा कि पूरी कंट्री मिलकर एक नए राष्ट्र का निर्माण करें। So in the first lecture, the rise of nationalism in Europe, Frederick Sorio, he was a famous painter. In 1848, he painted one painting. The name was the painting Democratic and Social Republic. What was that? He made the 4 series on the picture. According to that, he described here by the painting, he described here that Statue of Liberty is given here, and all the country's peoples are walking in a one row. कहने का मतलब है यहाँ पे ये बताया जा रहा है उनके द्वारा कि पूरा विश्व, पूरा यूरोप कॉन्टिनेंट, पूरा यूरोप महाद्वीप जो है उसके विभिन्न राष्ट्र साथ में मिलकर स्टैचू ऑफ लिबर्टी को साथ में लेते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर कुछ इमेजिनेशन में ये भी बताया गया है गॉड है, एंजल्स हैं, वो ये सब देखकर खुश हो रही हैं, हैप्पीनेस शो कर रही हैं। सो फर्स्ट पेज स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर इज गिवन बाय द फ्रेडरिक सोरियो 1848. Before this imagination, what was the condition of the society on that time? Absolutists were there. New word is coming here. एक new word आया है, absolutist. What is the meaning of that absolutist? Meaning is here absolutist कि निरंकुशता, जिसको हम कह सकते हैं, राज्य में तानाशाही शासन होता था, मोनार्कियल सिस्टम, यू नो मोनार्कियल सिस्टम, किंग सिस्टम वर देयर। किंग सिस्टम जिसमें रूल्स रेगुलेशन राजा महाराजाओं के द्वारा चलाए जाते थे। लेकिन जो फ्रेडरिक सोरियो थे, फेमस पेंटर, उन्होंने एक इमेजिनेशन किया एक आइडियल नेशंस की। अकॉर्डिंग टू दैट आइडियल, वन वर्ड इज कमिंग हियर, उथोपियन। उथोपियन इट मीन दैट आइडियल नेशंस, एक ऐसा राज्य, एक ऐसा देश जिसमें सभी को इक्वल राइट्स मिले।
ये था बिगनिंग थी मिड 19th सेंचुरी की फ्रेडरिक सोरियो के द्वारा, और दिस बिगनिंग वॉज इंस्पायर्ड बाय द फ्रेंच रिवॉल्यूशन. सो लेट्स स्टार्ट बिगनिंग ऑफ द चैप्टर फ्रेंच रिवॉल्यूशन. Before the describing French Revolution, I want to tell about the what is a nation. What is a nation? Nation is a state. So the name, the person, famous person, Us Renan, written in your second page of the book, NCERT book, about the what is a nation. Nation क्या है? It is a culmination of the past. It is a struggle of the past. ये एक स्ट्रगल है, पास का एक संघर्ष है. उन्होंने ऐसा बताया ऑस्ट्रेलियन ने, और उन्होंने ये कहा कि इफ़ वी वांट टू मेक अ नेशन सो वी हैव टू लर्न एनीथिंग बाय आवर पास्ट. सो दैट इज़ द इंट्रोडक्शन लेक्चर ऑफ योर फर्स्ट चैप्टर. एंड yesterday and that last lecture I told you about that rise of nationalism is started by the French Revolution and the idea of the nations. French Revolution क्या था? French Revolution, I'm telling in short about the French Revolution. In 9th class you have already read about that. Now, French Revolution in late 18th century, Louis XVI was the king of the French, and he suddenly increased the price of bread. So third category peoples started the revolt. Third category peoples, society were divided into three category: clergy, nobility, and third state. Third state peoples were not having any rights to do anything. They were not having privileges on that time. So French Revolution was started. By the French Revolution, most of the countries of the Europe, they started revolt against their absolutist, their monarchy. So they were inspired. So we can say, हम कह सकते हैं कि यूरोप में राष्ट्रवाद या यूरोप में नेशनलिज्म की बिगिनिंग फ्रेंच रिवॉल्यूशन से होती है. फ्रेंच रिवॉल्यूशन वॉज स्टार्टेड 1789. क्या हुआ था आफ्टर 1789? व्हाट हैपन? Most of the persons in French country, they not only the students of the college, not only the members of any office, people's common person, they started to make a Jacobin club, and by the Jacobin club they started to spread their ideas one to another. This was the beginning of the French Revolution. And after some time, Napoleon Bonaparte came. I told you about the Napoleon Bonaparte. Napoleon Bonaparte कौन थे? फेमस, बहुत ही फेमस है, प्रसिद्ध हैं, बहुत बड़े राजनेता थे. आप सभी इसके बारे में अच्छे से जानते हैं. नेपोलियन बोनापार्टे वॉज द, वह यह सोचते थे कि हाउ द पीपल्स आर विल बी इंस्पायर्ड बाय हिज आइडियोलॉजी. सो ही इंट्रोड्यूस Napoleonic Code. According to Napoleonic Code, he has given the privileges based on the birth. उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी एक नेपोलियनिक कोड 1804 में इंट्रोड्यूस की. अकॉर्डिंग टू दैट उन्होंने ये कहा कि प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन द बर्थ, कि जितने भी राइट्स हैं बर्थ से होना चाहिए. सेकेंडली ही सेड दैट एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द राइट टू प्रॉपर्टी, कि प्रॉपर्टी में राइट्स होना चाहिए पीपल्स के. थर्डली ही इंट्रोड्यूस अ यूनिफॉर्म लॉ. यूनिफॉर्म लॉ, एक नागरिक संहिता. By the inspiration of the uniform law, most of the person were thinking that the Napoleon ideology is a good. On that time, after the French Revolution, two new words came into existence: La Parte and Les Citoyens. I didn't write here, but I am explaining that La Parte and Les Citoyens. It means कि fatherland और नागरिकता, दोनों की बात फ्रेंच रिवॉल्यूशन से सामने आई थी. नेपोलियनिक कोड में नेपोलियन बोनापार्टे ने ये पॉइंट्स दिए हैं: प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन द बर्थ, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ राइट ऑफ प्रॉपर्टी, यूनिफॉर्म लॉ, इम्प्रूवमेंट इन ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन. उनका सबसे बड़ा कदम था इम्प्रूवमेंट इन ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन पे. क्या था ये? उन्होंने जितने भी ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन के सिस्टम है उसको इम्प्रूव किया, जिससे जो थर्ड कैटेगरी पीपल्स है, या हम कह सकते हैं कि जो व्यापारी वर्ग था, ट्रेडर्स थे, उन्हें ऐसा लगा कि दैट इज़ द गुड आइडियोलॉजी.
नेपोलियन की आइडियोलॉजी गुड है, एंड दे वर द फॉलोवर्स ऑफ द नेपोलियन। Thirdly, he introduced the adoption of common national currency. नेपोलियन ने एक कॉमन नेशनल करेंसी इंट्रोड्यूस की। बाय दैट these all the thinking, by that all the ideology, peoples were inspired by the Napoleon, and day by day in that I have not written here that in 1815 in Waterloo, Napoleon was defeated by the other. Why? Because his ideology was not followed by the other peoples. उनकी आइडियोलॉजी धीरे धीरे पीपल्स समझने लगे कि नेपोलियन जो है वो भी एक निरंकुशशाही शासन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। सो स्टूडेंट, आई थिंक, आई होप you very you will know very well all the chapter, all the points which I have written here. And if you have any doubt, so you can comment me and subscribe my channel. Thank you.